चलिए, आज एक ऐसे शहजादे की कहानी जानते हैं जिसने अपना राजपाट, अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक पूरे उपमहाद्वीप को जीत सके और इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की बुनियाद रख सके। ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद की, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। और ये है फरगना की छोटी सी रियासत से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन तक उसकी एक अविश्वसनीय यात्रा की दास्तान। जरा इस बात को सोचिए, ये सिर्फ ताकत की नुमाइश नहीं थी। नहीं, ये किस्सा हमें बाबर के उस जज्बे के बारे में बताता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक मकसद दिया। ये एक ऐसी अटूट इच्छा शक्ति थी, एक ऐसी जिद थी जो उसे हर हार के बाद, हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत देती थी। तो आखिर कौन था ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद? इतिहास उसे बाबर कहता है, जिसका मतलब होता है बाघ, और ये नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। उसकी रगों में दो महान विजेताओं का खून था। एक तरफ वो तैमूर का वंशज था और दूसरी तरफ चंगेज खान का। तो कह सकते हैं कि जीतना तो जैसे उसकी विरासत का हिस्सा था। सोचिए जरा, उम्र सिर्फ 12 साल और कंधों पर एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी। लेकिन बाबर को जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला। उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया और उसे उसकी ही गद्दी से बेदखल कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसे शहजादे की कहानी जो राजा तो था, पर जिसके पास कोई राज नहीं था। उन शुरुआती मुश्किल सालों में बाबर के दिलो दिमाग पर बस एक ही जुनून सवार था, एक ही ख्वाहिश, समरकंद, वो महान शहर जो उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी था। बाबर के लिए समरकंद जीतना सिर्फ एक शहर पर कब्जा करना नहीं था, ये उसकी पहचान, उसकी विरासत और उसके वजूद का सवाल था। उसकी शुरुआती कोशिशें किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थीं। देखिए, वो बार बार समरकंद जीतता और फिर उसे गवा देता। वो शहर रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलता रहा। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन हर हार ने बाबर को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। और फिर आया साल 1504। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। काबुल पर कब्जे के साथ ही उसकी दर-दर भटकने की जिंदगी खत्म हुई। आखिरकार उसके पास एक घर था, एक बेस था, एक ऐसा लॉन्च पैड जहां से वो एक ताकतवर फौज खड़ी कर सकता था और अपने बड़े सपनों को पूरा करने की तैयारी कर सकता था। जब बाबर को ये एहसास हो गया कि मध्य एशिया में अपनी पुश्तैनी जमीन वापस पाना अब लगभग नामुमकिन है, तो उसने अपनी नजरें एक नई दिशा में घुमाईं, पूरब की ओर, हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत और शोहरत की तरफ। और उसके इसी एक फैसले ने आगे चलकर इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उस वक्त उत्तरी भारत की हालत कह सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं थी। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का राज था, लेकिन वो आपसी लड़ाइयों और बगावतों की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। मतलब किसी बाहर वाले हमलावर के लिए ये एक सुनहरा मौका था। और तैमूर का वंशज होने के नाते बाबर को लगता भी था कि दिल्ली पर उसका हक है। 1519 से 1526 के बीच बाबर ने हिंदुस्तान पर 5 बार हमले किए। लेकिन ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति थी। वो धीरे धीरे यहाँ के माहौल को समझ रहा था, दुश्मन की ताकत को परख रहा था और एक आखिरी बड़े और निर्णायक हमले की तैयारी कर रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लगा था। दो ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान के पुराने निजाम को जड़ से उखाड़ फेंका और मुगल साम्राज्य नाम के एक ऐसे विशाल पेड़ का बीज बोया जो अगली कई सदियों तक यहां खड़ा रहने वाला था। पानीपत का मैदान, एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों वाली विशाल सेना, और दूसरी तरफ बाबर के गिने चुने 15,000 सिपाही। ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही एक तरफा लग रही थी, है ना? लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुर्प का इक्का था जो लोदी के पास नहीं था, तोपें और बंदूकें। तो सवाल यह है कि ये नामुमकिन काम हुआ कैसे? बाबर ने 2 चीजों का इस्तेमाल किया। एक तो तोपों की जबरदस्त मारक क्षमता और दूसरी तुलुगमा नाम की एक कमाल की सैन्य रणनीति। इसमें फौज की टुकड़ियां घूमकर दुश्मन को साइड से और पीछे से घेर लेती थीं। तोपों की आग और इस घेरेबंदी ने लोदी की इतनी बड़ी सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और बस कुछ ही घंटों के अंदर हिंदुस्तान का सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। वो शहजादा जो सालों तक भटकता रहा था, अब दिल्ली और आगरा का बादशाह था। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन दिल्ली जीतना तो बस शुरुआत थी। बाबर के लिए असल और शायद सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बाकी थी।
और वो थे मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा और उनका शक्तिशाली राजपूत गठबंधन। ये लोधियों से भी कहीं बड़ा खतरा थे। खानवा की लड़ाई से पहले बाबर की सेना का मनोबल टूट रहा था। तब बाबर ने वो किया जो एक सच्चा लीडर ही कर सकता है। उसने सबके सामने अपने शराब के प्याले तोड़ दिए, कभी शराब ना पीने की कसम खाई और इस लड़ाई को एक जिहाद यानी धर्मयुद्ध का नाम दिया। उसकी इस एक हरकत ने उसकी हारी हुई सेना में नई जान फूंक दी। खानवा की जीत एक निर्णायक जीत थी। इसके बाद बाबर ने एक एक करके अपने बाकी दुश्मनों को भी हराया। चंदेरी का मजबूत किला जीता और फिर घाघरा की लड़ाई में बची खुची अफगान ताकतों को भी कुचल दिया। अब यह तय हो चुका था कि उत्तरी भारत पर सिर्फ और सिर्फ बाबर का राज है। इन जीतों के कुछ ही साल बाद बाबर की जिंदगी का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर गया जिसने आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान की शक्ल और तकदीर को तय किया। हिंदुस्तान जीतने के सिर्फ 4 साल बाद 1530 में 47 साल की उम्र में बाबर की मौत हो गई। उसने अपने बेटे हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ा था, लेकिन ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी नींव तो पड़ चुकी थी, पर दीवारें अभी कच्ची थीं। उसकी जिंदगी का अंत भी उसकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। बाबर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, उसी शहर में जिसने उसे तब पनाह दी थी जब उसके पास कुछ नहीं था। आगरा से काबुल की ये आखिरी यात्रा मानो फरगना से हिंदुस्तान तक की उसकी पूरी जिंदगी के सफर का एक प्रतीक थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या बाबर की ये असाधारण कहानी किस्मत का खेल थी, या फिर ये एक ऐसे इंसान के जुनून, जिद और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की दास्तान थी जिसने अपनी तकदीर की